अच्छा, जब अब्राहम अकॉर्ड हुआ था सेठी साहब, तो आपने प्रेडिक्शन की थी या तबसरा किया था, तज्जिया किया था कि सऊदी अरब पहले इस तरफ आएगा, फिर उसके बाद पाकिस्तान पर भी दबाव बढ़ सकता है। लेकिन हमास के अटैक के बाद ना सिचुएशन बिल्कुल ही बदल चुकी है 180 डिग्री। अब जो बात आपने कही दिसंबर 2024 में और जो ख्वाजा आसिफ ने कल और आज बातें की हैं, हमारे व्यूवर्स हैं उमर फारूक बुरेवाला से और इसके अलावा 2 और व्यूवर्स हैं, उनके भी यही क्वेश्चंस हैं जो आपसे जानना चाह रहे हैं कि ये रेला आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या पाकिस्तान की तरफ भी रुख करेगा और पाकिस्तान इसीलिए राब्ते कर रहा है, ईरान को अपनी हिमायत का यकीन दिला रहा है, अमेरिका के साथ ताल्लुकात के होते हुए भी और अरब वर्ल्ड के खामोश होते हुए भी पाकिस्तान कह रहा है कि हम मुकम्मल हिमायत करेंगे। क्यों? नहीं, देखिए, मुकम्मल हिमायत तो पहले सारी दुनिया ही कर रही है एक्सेप्ट फॉर द वेस्टर्न वर्ल्ड। वो सीज फायर चाहते हैं और वो एस्केलेशन नहीं चाहते। उन्होंने जो करना था वो कर लिया है, अब वो और इसको ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहते कि और खतरा ना हो जाए। कल को फिर ईरान जो है ये समझे कि अच्छा ये बात है तो हमने तो न्यूक्लियर एनरिचमेंट रोकी भी थी, अब हम फिर शुरू कर देते हैं। और ये ना हो, क्योंकि ईरान सीरिया नहीं है, ईरान लेबनान नहीं है, ईरान इजिप्ट नहीं है, एंड सो देयरफॉर और सबसे ज्यादा इस वक्त ईरान की हिमायत चाइना और रशिया कर, दे आर वेरी सॉलिडली बिहाइंड ईरान। अभी मैंने सुना है कि रशियन स्टेटमेंट्स आ रही हैं, अब आनी शुरू हो गई हैं कि रशिया को भी बात समझ आ रही है कि ये जो सारा कुछ हो रहा है, दिस इज नॉट ओनली अबाउट ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, दिस इज समथिंग मोर। एंड आई थिंक अब आप देखेंगे कि चाइना एंड रशिया ज्यादा अग्रेसिवली बात करेंगे, एंड आई थिंक बिकॉज दे सी द थ्रेट दैट इज कमिंग। एंड आई थिंक ख्वाजा साहब ने जो बात की है मुस्लिम ममालिक की, देखिए ख्वाहिश तो बड़ी नेक है, इसमें तो कोई शक नहीं, मगर ये जो नेशन स्टेट है ना 20th सेंचुरी और 19th सेंचुरी का फिनोमेनन, इसमें मजहब जो है डजंट प्ले अ पार्ट इन स्टेट पॉलिसी। सिर्फ जहां इनकलाब आया हो, इस्लामी इनकलाब आया हो जैसे ईरान में आया, तो फिर यस इट प्लेज अ पार्ट, जैसे कि ईरान के अंदर इट हैज प्लेड अ पार्ट। जैसे कि सोवियत यूनियन के अंदर जब सोवियत इनकलाब आया था तो सोशलिस्ट थॉट को प्रमोट करने की बात, एक्सपोर्ट करने की बात आई, मगर मॉडर्न डे सोवियत यूनियन तो स्प्लिट हो गया ना, उसके बाद टूट गया। तो नाउ सोशलिज्म इज नॉट अ पार्ट ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ रशिया। इसी तरीके के साथ चाइना बड़ा रियलिस्टिक हो गया और प्रैग्मेटिक हो गया, दे आर नॉट एक्सपोर्टिंग रेवोल्यूशन। और ईरान ने भी आहिस्ता आहिस्ता was coming to a position where they would have stopped exporting revolution or Islamic revolution. तो इसलिए मेरा ख्याल है that was one of the reasons that they realized कि अब the Islamic government and revolution जो है वो उसमें से स्टीम निकल रही है, भाप निकलनी शुरू हो गई है, because लोग तंग है वहाँ, and they have not been able to deliver, and the sanctions जो हैं they've hurt them very badly, और उनके जो proxies थे उनको one by one over a period of time they've been taken out or degraded। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ईरान की तरफ से अब उस किस्म का खतरा नहीं था। अब मेरा ख्याल है बिगर गेम आ गई है। अब मुस्लिम ममालिक जो ख्वाजा साहब ने बात की है, एज आई सेड, ख्वाहिश तो बड़ी नेक है, बट दीज आर स्टेट्स, वो तो ना उनकी पॉपुलेशन होंगी मुस्लिम, बट दे आर नॉट इस्लामिक स्टेट्स, दे आर नॉट एक्सपोर्टिंग इस्लाम और एक्सपोर्टिंग रेवोल्यूशन। और उनके जो स्टेट टू स्टेट रिलेशंस है आर नॉट बेस्ड ऑन religion, they are based on secular state interests. This is always the case. तो अब इस ईरान का भी यही हो रहा था। Say Iran's relationship with Pakistan was based on secular interests, Iran versus Pakistan. Otherwise, तो फिर अगर एक ही किस्म के मुस्लिम या इस्लामिक इंटरेस्ट होते तो इतनी टेंशन्स भी ना होती। ईरान पाकिस्तान के अप एंड डाउन है ना रिलेशनशिप। वो समझते हैं कि हम अमेरिका के एजेंट हैं, हमें ट्रस्ट नहीं करते, हम कहते हैं कि ये तो रेगुलर में इन्हें प्रैग्मेटिज्म भूल गए हैं, एंड सो ऑन, एंड वी डोंट नो ये साथ देंगे कि नहीं साथ देंगे। फिर ईरान के भी जो स्टेट टू स्टेट इंटरेस्ट है, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, ईरान ने चाबहार पोर्ट जो है वो इंडिया के हवाले कर दी है, विच इज गोइंग टू बी कंपेटिटर ऑफ ग्वादर एंड ऑफ कराची, और इंडिया को एक एक्सेस मिल जाएगी इनटू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया इन कॉम्पिटिशन विद पाकिस्तान। तो जाहिर है वी वुड हैव बीन वेरी अपसेट कि ये आपने क्या किया, मगर उन्होंने अपने इंटरेस्ट देखे, उन्होंने इंडिया के हवाले कर दिए। इंडिया जो है वो उन्होंने हमें सपोर्ट किया है ऑन द वॉर, कंडेम किया है इंडिया की अटैक्स ऑन अस, बट एट द सेम टाइम इंडिया के साथ बिजनेस कर रहे हैं वो,
ठीक ठाक किस्म की। जी। तो मतलब है दिस इज द वे इट हैपेंस। तो ये मुस्लिम ममालिक जो हैं, बड़ी गनीमत है कि ये ओआईसी वाले जो हैं ये इकट्ठे हो गए हैं कंडेम करने के लिए। ओआईसी ने तो आज तक सवाए लिप सर्विस के कश्मीर कॉज को भी नहीं तस्लीम किया, और ये पैलेस्टीनियन कॉज को भी सही तरीके से तस्लीम नहीं किया इन टर्म्स ऑफ गिविंग कॉन्क्रीट हेल्प। तो सो यू नो वो तो अब एमबीएस जो हैं वो हटे हैं पीछे फ्रॉम द अब्राहम अकॉर्ड्स। अब वो लीड भी कर रहे हैं ओआईसी को। अब थोड़ी सी इंडिपेंडेंस आ रही है इनके अंदर, हालांकि दे वेरी क्लोज टू अमेरिका। अमेरिका के साथ सब कुछ चल रहा है इनका, मगर यहाँ आके वो इसराइल के खिलाफ तो पोजीशन लेंगे। मगर सो आई थिंक ये ख्वाहिश अच्छी है, मगर आप एक्सपेक्ट कुछ ना करें फ्रॉम मुस्लिम कंट्रीज कि उनकी रियासतें जो हैं वो यूनाइट होकर इसराइल के खिलाफ कोई एक महाज बनाएंगी या दे विल एंड अप फाइटिंग विद इजराइल। आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू हैपन। आप भी नहीं करेंगे और भी नहीं करेंगे। ये लिप सर्विस है पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर दंदन आना, और ये अच्छी बात है, कम से कम ये तो होना चाहिए। और यूनाइटेड नेशंस के अंदर मगर क्या कोई कॉन्क्रीट हेल्प देंगे आप पैलेस्टीनियंस को? आई डोंट थिंक सो। ठीक है। ईरान का रिस्पांस और मुस्लिम दुनिया का रिस्पांस, इस पे तबसरा सेठी साहब ने किया, जाहिर है इसका जायजा अमेरिका और इसराइल भी ले रहे होंगे। तो इसके बाद सिचुएशन स्टेज 2 में अगर जाती है तो क्या टॉक्स फर्दर जारी रहेंगी? जौहरी मुज़ाकरात अमेरिका के साथ होने हैं, बातचीत होनी है, या ईरान उनसे निकल जाएगा और इसराइल मजीद हमले करेगा? ब्रेक के बाद आके जवाब लेंगे। वेलकम बैक टू द शो। और अब स्टेटमेंट्स बहुत गहरी निगाह से देखी जा रही हैं। इसराइल की तरफ से आ रही हो या ईरान की तरफ से। और सेठी साहब, इसमें जो ईरानी वजारत ख़ारिजा है उन्होंने अमरीकी पॉलिसी को और मुज़ाकरात के हवाले से जो उन्हें तरगीब दी जा रही है उसको दोगली पॉलिसी कहा है कि एक तरफ आप इसराइल की मदद कर रहे हैं हमलों में और दूसरी तरफ आप हमें कह रहे हैं हमसे बात करें। सो फ्यूचर क्या है उन मुज़ाकरात का, जौहरी मुज़ाकरात का? क्या ईरान विड्रॉ कर जाएगा और इसराइल क्या फर्दर अटैक करेगा? क्योंकि ईरान कह रहा है कि एक बार फिर सख्त जवाब दिया जाएगा अगर इसराइल ने दोबारा एस्केलेशन की। देखिए ना, ये जो राउंड होने जा रहा था ये छठा राउंड था, और 5 राउंड्स के अंदर रत्ती भर प्रोग्रेस नहीं हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने 60 दिन की मोहलत दी थी कि 60 दिन के अंदर अंदर ये कोई सेटलमेंट हो जाए, नहीं तो हम फिर इसराइल को रोक नहीं सकेंगे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 61st डे को इसराइल ने अटैक कर दिया। इसका ये मतलब है कि इसराइल एंड अमेरिका इकट्ठे थे इस सब चीज के अंदर। 60 डेज में तैयारी करनी थी जो रह गई थी छोटी मोटी, टू डू वॉट एवर दे वांटेड टू डू। दे न्यू इनके डिमांड्स ऐसे हैं कि जी 3% पे आप ले आए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो कि कभी भी ईरान एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। सो इन्होंने डिलिबरेटली ये सारा कुछ किया। डोनाल्ड ट्रंप की ये कोशिश थी कि ये धमकी के साथ शायद ईरान मान जाए, और अगर नहीं मानेगा तो उन्होंने आंख मार दी थी इसराइल को कि आप कर लीजिएगा। अभी जितने भी मैंने वेस्टर्न एनालिस्ट के तबसरे सुने हैं इंडिपेंडेंट लोगों के, सारे ये कह रहे हैं कि सिर्फ अमेरिका नहीं, फ्रांस भी फुली इन्वॉल्व था, तो इन्फॉर्मेशन भी थी। और अभी आपने फ्रेंच प्रेसिडेंट के बयान तो सुन ही लिए, ही इज वेरी प्रो इसराइल, और वो जिस किस्म की बातें कर रहे हैं, वेरी अग्रेसिव, कि हम ये भी हेल्प करेंगे और ये भी करेंगे और वो भी करेंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और यूके जो है वो ऑफिशियली तो साइलेंट है, मगर रशिया ने जो इल्जाम लगाया यूके के ऊपर कि जी आपके साइप्रस बेस से भी आपके जहाज उड़े हैं और आपने मिसाइल्स को डाउन किया, ईरानियन मिसाइल्स को एंड सो ऑन, जिसकी रिस्पॉन्स यूनाइटेड नेशंस में उनकी रिप्रेजेंटेटिव ने दिया है कि नो कॉल्ड इट नॉनसेंस, कि बिल्कुल रबिश है, नॉनसेंस है। मगर ये हो नहीं सकता कि MI5, MI6, SPU और मोसाद इनके पुराने तल्लुकात है, हर चीज में ताउन करते हैं इंक्लूडिंग विद CIA। इट्स अ क्लोजली नेट इंटेलिजेंस नेटवर्क, और ये हो नहीं सकता कि इनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं जर्मन, फ्रेंच, ब्रिटिश एंड अमेरिकन, ये इकट्ठे काम करती हैं। दे शेयर इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस, एंड ऑन दिस स्कोर मेरा ख्याल है दे वर ऑल ऑन बोर्ड टू अ ग्रेटर और लेसर एक्सटेंट। मेरा ख्याल है मेन जो थी वो तो CIA एंड मोसाद, बट मेरा ख्याल है ब्रिटिश एंड फ्रेंच इंटेलिजेंस आल्सो इन्वॉल्व्ड, एंड सो देयरफॉर सब अपने आप को कह रहे हैं हम तो कुछ नहीं, हमने तो किया कुछ नहीं। वो इसीलिए बिकॉज नाउ दे वांट टू मूव ऑन एंड ट्राई एंड नेगोशिएट वंस, स्टार्ट नेगोशिएटिंग वंस अगेन। और ईरान ने ये कह दिया है कि वी आर नॉट गोइंग टू नेगोशिएट। मेरा ख्याल है चाइना और रशिया प्रेशर डालेंगे, अच्छा, यूनाइटेड नेशंस में भी और एल्सवेयर भी, ईरान के ऊपर भी और
इसराइल के ऊपर भी और अमेरिका के ऊपर भी, कि ये वॉर को ख़त्म किया जाए और सम नेगोशिएशन शुड टेक प्लेस। बट क्या रेजीम चेंज, मेरा ख्याल है बोथ चाइना एंड रशिया विल रेजिस्ट एनी अटेम्प्ट टू चेंज, टू डू रेजीम चेंज इन ईरान। सो आगे 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 देखना है कि इनका फॉल बैक पोजिशन क्या है, इसराइल की और अमेरिका की। आपने देख ही लिया कि अमेरिका ने फिर अपना एक मोहरा बाहर निकाल लिया है, रजा शाह पहलवी का बेटा, उसको निकाल लिया है। और अभी आपने देखा कि वो फिर से एक नुमाया होना होगी शुरू हो गए हैं, और अभी वो इसराइल पहुंच गए थे और नेतन्याहू के साथ बैठे हुए थे। तो वही है रेजीम चेंज, किसी तरीके से हम रॉयल्टी, जो पुरानी रॉयल्टी है उसको वापस रीइंस्टॉल किया जाए ईरान के अंदर, ताकि इट बिकम्स अ प्रो अमेरिका रेजीम। मगर मेरा ख्याल है कि इस वक्त ईरानियन पब्लिक जितने भी वो इस ईरानियन रेजीम के खिलाफ थी, इस वक्त वो एक नेशनलिज्म इतनी स्ट्रांग है कि नफरत इतनी है अमेरिका के खिलाफ और इसराइल के खिलाफ इन द वेस्ट, कि इट इज नॉट लाइकली टू हैपन। और अगर पॉसिबल भी किसी स्टेज पे हुआ, बिकॉज वी कैन नॉट रूल आउट मोर असैसिनेशंस एंड स्पेशली ऑफ सिविलियन लीडर्स, मैं समझता हूँ अगर इसराइल बेस बना सकता था ईरान के अंदर और वहां से ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ह्यूमन इंटेलिजेंस इसराइल का बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उन्होंने हमास को और हिजबुल्लाह को भी ह्यूमन इंटेलिजेंस तरीके के साथ अंडरमाइन किया है, अंदर उनके लोग होते हैं।